ईरान में आखिरकार वो कौन कौन से आर्मी चीफ रहे, परमाणु साइंटिस्ट रहे जिन्हें मार गिराया गया है, उनके बारे में भी अब आपको बता देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अली राशिद की तो उसे मार गिराया गया है। इसके अलावा हुसैन बहाली को भी मार गिराया गया है, अमीर मौसवी को भी मार गिराया गया है और हुसैन सलामी को भी मार गिराया गया है। तो ये ऐसे तमाम नाम हैं जो कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी बड़े थे, इजराइल के लिए भी बड़े थे। अब इजराइल की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य किया गया और उसके बाद इन सभी को मार गिराया गया है। अमीर शाहराम, अली राचा, खोमरेत हैदरी, नासिर ज़ादा, रजिया सुलेमानी, अमीर अली, इस्माइल कानी, मोहम्मद फापकुर, अली राजा। तो ये वो नाम है जिसमें आर्मी चीफ का नाम भी शामिल है, परमाणु साइंटिस्ट का नाम भी शामिल है, जो सबसे पहले इजराइल की तरफ से वार किया गया था। उस वार में इन सभी को मार गिराया गया है। और इस बीच बड़ी के हवाले से खबर आ रही है, ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला सामने आया है। तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पे हमला किया गया है। तो देखिए, जैसे इजराइल की ओर से हमला किया गया था ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स के आसपास के इलाकों को, ठीक वैसे ही ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, इसके मुताबिक ईरानी हमले में भी इजराइल के यहाँ पे न्यूक्लियर वाले पावर वाले जो इलाके थे, जो रिसर्च सेंटर था, उसको टारगेट किया गया है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर वॉर की ओर दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे एक दूसरे को किस हद तक डैमेज किया जाए इसका यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से पहले हमला किया गया इजराइल की ओर से ईरान के रिसर्च सेंटर के आसपास न्यूक्लियर पावर के, तो वही हमला पलटवार के तौर पे ईरान की ओर से भी इजराइल। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि जब नॉर्मल 500 किलो या 1000 किलो का कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब गिरता है तो जो डैमेज है उससे अगर न्यूक्लियर संयंत्र है या रिसर्च सेंटर है वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाए या न्यूक्लियर डस्ट जो है वो बाहर निकल कर हवा में उड़ जाए, तो वो हवा के साथ उड़ते उड़ते पूरे इजराइल के अंदर या पूरे ईरान के अंदर फैल सकती है। ऐसे में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर डस्ट जब फाइनली 2-3 दिन के बाद सेटल होती है, हवा के रुख पर निर्भर करता है, तो वो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, उसको आने वाले दशकों तक अफेक्ट करती है। और तो और ज़्यादा न्यूक्लियर डस्ट या ज़्यादा विकिरण अगर एक्सीडेंटली इन बम हमले के बाद लीक हो जाए तो वो रेडिएशन जो है वो मनुष्य में उसके डीएनए को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। आने वाली जो पीढ़ियां जब पैदा होती हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। दुनिया के सारे देशों को अब चाहिए कि ईरान और इजराइल के ऊपर दबाव डालें कि एक दूसरे के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ उन देशों को नहीं, आसपास के जितने देश हैं सबको खतरा है। जी, इजराइल की तरफ से शुरुआत ही कुछ इस तरीके से की गई है। अब बात करेंगे कि ईरान के ड्रोन को इजराइल किस तरीके से इंटरसेप्ट किया है। तो ईरान के ड्रोन को इजराइल लगातार इंटरसेप्ट कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। तो ये जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब ये पलटवार किया जा रहा था, जिसके बाद ये इंटरसेप्ट किया गया है। और वैसे भी कैप्टन शान कुमार, अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल तो इसी के लिए जाना जाता है कि अगर उनकी तरफ कुछ भी भेजा जाता है तो वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, इसमें दुनिया भी तो बट रही है, आधे इधर आधे इधर। बट तो इसलिए रही है कि सीधा सीधा उन्होंने नाम ही ऐसा रखा है। देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले कहा था, ऑपरेशन राइजिंग लायन का मतलब है कि ये जो है वो अपने आप को नया इजराइल मानता है, उस इस क्षेत्र का लायन मानता है, बादशाह मानता है अपने आप को। अब उसको पता है हम मारेंगे, और लेजिटिमेट टारगेट चुन चुन कर मार रहा है, प्रिसाइज अटैक कर रहा है, और ये वर्ल्ड को मैसेज भी दे रहा है कि मुझे ईरान के उन प्रोग्राम से खतरा है, इसलिए मैं उनको ध्वस्त करूंगा और ईरान को सबक सिखा के उसे रास्ते पे सभ्यता के हिसाब से जीने के लिए मजबूर करूंगा। वो जियो स्ट्रैटेजिक सिनेरियो में मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बना रहा है और विश्व को दिखा रहा है उसे अमेरिका का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट है, ये सब जानते हैं। और जहां तक ईरान की बात है, वो अपनी धर्म और सांप्रदायिकता को आगे बढ़ावा देते हुए प्रॉमिस 3 कहता है, और वो कहता है कि अरब कंट्री मेरे साथ चलो, इजराइल हमारे लिए खतरा है, इसको हटाओ, मिटाओ, हटाओ नहीं मिटाओ। इसलिए आप यमन में जश्न देख रहे हैं और आप लेबनान में जश्न देख रहे हैं, जो बहुत ही प्रीमैच्योर है, क्योंकि ऐसा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है ये। तो एक तरह से आप इस तरह से खेमों में, आपका जो प्रश्न है, इस तरह से वो वर्ल्ड को जो सिनेरियो है मिडिल ईस्ट का, वो इस तरह से खेमों में बटता नजर आ रहा है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव हो चुका है, और आपने देखा होगा हमास और हिजबुल्लाह के अटैक के दौरान किसी कंट्रीज ने, उनके अपने नेबर्स इजिप्ट और जॉर्डान ने ही कुछ नहीं कहा।
किसी ने किसी तरह का ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। सबने कहा कि रोको रोको, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो करना था इजराइल ने वो कर दिया। तो उसने अपना नमूना तो पूरी तरह से अक्टूबर 2023 के बाद से दिखा दिया है और वर्ल्ड को मैसेज क्लियर दे दिया है कि उनका मोसाद फेल्यूर नहीं था, वो वापस आता है और वह मारता है जहां उसको मारना चाहिए, और देर से और दूर तक मारता है और बहुत प्लानिंग के साथ मारता है। ये तैयारी ऑपरेशन राइजिंग लायन का आज नहीं, ये तो पिछले साल से शुरू कर दिया था उन्होंने। पहले वो हिजबुल्लाह को सफाया उन्होंने किया, हमास को ठीक किया और वहां पर कंट्रोल में आ गए हैं। विश्व कुछ नहीं कर पाया उनका, सब जगह हल्ला करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। अब जब वो, और यमन को भी उन्होंने ठीक कर दिया, हूती को भी ठीक कर दिया, सब जब चुप हुए हैं तो अपने सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सही समय पे सही जगह पे। होगा सर कि सर्वाइवल किसका ज्यादा है और यहाँ पे युद्ध लड़ने की जो ताकत है वो यहाँ पे किसकी कितनी ज्यादा है। इस बीच जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, कि 4 तस्वीरें लेते हैं। इजराइल के हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने यूएन में कहा 78 लोगों की मौत हुई है, 320 लोग घायल हैं। तो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया था उस हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ साथ 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। टॉप 20 कमांडर्स जो है यहाँ पे उनके भी मारे जाने की खबर है। अगर बात की जाए तो सुप्रीम लीडर की नियुक्ति यहाँ पे कर दी गई है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है, जहां पे इजराइल के हमले में ईरान के 78 लोगों की मौत हुई है, 320 लोग घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। ईरान ने बाकायदे यूएन में ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूं, जिस तरीके से इजराइल की ओर से हालांकि मैसेज दिया जाएगा उनकी ओर से कि देखिए जो उनका न्यूक्लियर पावर था, जो जिस तरीके से वो एक रणनीति तैयार करते हैं, हमने उसको फेल कर दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चूंकि वार पलटवार का दौर चल रहा है तो ईरान कब तक लड़ पाएगा, सर्वाइवल कहां तक है, ताकत कितनी बड़ी है और ये दिन कितने लंबे होने वाले युद्ध वाले। देखिए, ईरान की मिलिट्री पावर के बारे में मैं जरा अंदाजा दे दूं। ईरान की जो नेवी है बहुत छोटी सी नेवी है, वो सिर्फ पर्शियन गल्फ तक सीमित है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित है। वो इतनी छोटी सी नेवी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के वो अरेबियन सी तक भी नहीं आ पाती है। इसी तरह से ईरान की एयरफोर्स बहुत छोटी और बहुत ही पुरानी एयरफोर्स है। उनके पास कुछ पुराने MiG-29 हैं, कुछ पुराने F-4 सीरीज के विमान हैं और वो इतने पुराने हैं और उनकी रेंज भी इतनी नहीं है कि वो इजराइल की तरफ जाएं। ऐसे भी समझिए, एक थ्योरेटिकल अंदाजा ले लेते हैं, अगर ईरान अपनी एयरफोर्स के जहाज़ों को लॉन्च करता है इजराइल की तरफ, नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनको जो अमेरिका की एयरफोर्स है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से जॉर्डन में डिप्लॉयड है, यूएस एयरफोर्स ने सऊदी में अपने 2-2 फाइटर स्क्वाड्रन को रखा हुआ है। ईरान अगर अपने फाइटर्स को उस तरफ कूच कर आता है तो उसको यूएस एयरफोर्स या यूएस एयरफोर्स के फाइटर विमानों ने रास्ते में ही इराक के स्पेस में या जॉर्डन के स्पेस में धर देना है। ईरान की आर्मी भी कई खास मजबूत नहीं है। आप सर बता रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि ये युद्ध बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये नया नहीं है, पुराना भी है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल की मददगार देशों को लेकर के ईरान की तरफ से धमकी दे दी गई है। कोई देश इजराइल की मदद करेगा तो हमले तेज हो जाएंगे। ईरान के ऑपरेशन के बीच कोई देश इजराइल की मदद करेगा तो अगला टारगेट उसके ठिकाने होंगे। तो क्या श्याम कुमार जी ये समझा जाए कि अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अमेरिका तो खुल करके सपोर्ट कर रहा है इजराइल का? और देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ईरान ने एक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल भी मारा है और वो पर्शियन गल्फ से मारा है। तो देखिए, उनके जो फतेह क्लास और गादिर क्लास की जो सबमरीन्स है वो कैपेबल है मिसाइल फायर करने के लिए। और मैंने बताया कि ये सरप्राइज अटैक होता है, क्योंकि उनको कहाँ से मारेंगे, किस पोजीशन से सबमरीन उस समय थी, ये मुश्किल है जानना। तो ये जो जस्ट 2 मिसाइल्स जो उनकी हैं, ये कैपेबल हैं ईरान को डिस्ट्रॉय इजराइल पे अटैक करने के लिए, और थोड़ा सरप्राइज भी देंगी। एयर डिफेंस में मुश्किलात हो सकती है। तो आजकल क्या स्टैंड ऑफ वेपन का जमाना है, दूर से लड़ाई हो रही है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर चल रहा है। कहाँ इजराइल और कहाँ ईरान, दोनों के बीच में काफी दूरी है, पर लड़ाई घमासान हो रही है। ये देखिए, आप पहली बार विश्व में आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफिकल पोजीशन पे लड़ाई नहीं हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही है? देखिए, वहां पे उसके आगे कोई बॉर्डर उसके साथ ऐसा नहीं लगता, और तब लड़ाई हो रही है और मारामारी हो रही है, कोलेटरल डैमेजेस भी हो रही हैं। ईरान के राजदूत कह रहे हैं कि उनके कई लोग मारे गए। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पे दे रहे। इस बीच बड़ी खबर आगे, खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के कई शहरों में हमले का लगातार
बज रहा है। इजराइल के लोगों को शेल्टर में रहने के लिए कहा है। इजराइल पे लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग रहा है ईरान, लिहाजा कई शहर जो है वो टारगेट पर है और शहरों में खतरे का सायरन बज रहा है, इसलिए लोगों को शेल्टर में रहने के लिए कहा गया है। तो इजराइल को पता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, हालांकि ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, कई देश ऐसे जो इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। इजराइल ने लोगों को इसी के चलते शेल्टर में रहने के लिए कहा है। इस बीच यहाँ पे बड़ी बात यही है कि कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे खतरे का सायरन बज रहा है।